नमस्ते मित्रों। सहारा और सेबी के केस को चलते हुए लगभग 8 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है। बड़े बड़े नामचीन लोग और कंपनियां आपस में केस लड़ रही हैं, जिसमें ना तो कोई नतीजा निकल रहा है, ना किसी को भुगतान मिल पा रहा है और केवल तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। वैसे कहने को तो यह केस कानून के दायरे में लड़ा जा रहा है और आप सभी को तो पता ही होगा हमारे देश का कानून क्या कहता है। हमारे देश के कानून के हिसाब से जो गलत है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमारा देश का कानून यह भी कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल ही सही है, लेकिन सहारा सेबी केस में सालों से कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है और सजा काट रहे हैं निर्दोष जमाकर्ता और कंपनी के कार्यकर्ता। अरे भाई, ये कैसा कानून है, ये कैसा न्याय है? वे गरीब जमाकर्ता जो सालों से कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई किसी होटल में वेटर है, कोई सफाई कर्मचारी है, ना जाने कैसे कैसे करके गरीब लोग पैसा जमा करते हैं। रोज 10-10, 20-20 रुपए सालों से सहारा में जमा करते आए हैं, जिससे कि समय आने पर अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित कर सके, उनकी शादी कर सके। अभी तो समय यह आ गया है कि अगर किसी के घर में कोई बीमार भी है तो भी सहारा से भुगतान नहीं मिल पा रहा है। सहारा इंडिया परिवार के पास अरबों खरबों की संपत्ति है, ना तो उसका कहीं से भी प्रयोग किया जा रहा है और साथ ही सहारा का जो अकाउंट है उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एम्बार्गो लगा दिया गया है, जिसकी वजह से सहारा उस धन का भी प्रयोग नहीं कर पा रही है। तो इस सब से हम लोग क्या समझे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ना तो सहारा की प्रॉपर्टी का अभी तक उपयोग कर रही है और काफी लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के अकाउंट से एम्बार्गो भी नहीं हटाया था। तो इससे हम लोग क्या समझे? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट यह चाहती है कि सहारा के 12 लाख कार्यकर्ता बेरोजगार हो जाए, या माननीय सुप्रीम कोर्ट यह चाहती है कि सहारा के जो 12 लाख कार्यकर्ता हैं वे या तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं या जहां वो आज रह रहे हैं उस जगह से पलायन करके भाग जाएं। जमाकर्ता एवं कार्यकर्ताओं की समस्याओं को इस हद तक बढ़ा देना कि या तो वे पलायन करके भाग जाएं या फिर वे आत्महत्या कर लें। क्या यह सब कर लेने से माननीय सुप्रीम कोर्ट और सेबी किसी भी प्रकार से किसी भी वर्ग को या किसी को भी किसी भी प्रकार का क्या कोई न्याय दिलवा पा रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के निर्णयों की वजह से जमाकर्ता एवं कार्यकर्ताओं के पास केवल 2 ही उपाय बचते हैं, या तो वे पलायन करके भाग जाएं या फिर वे आत्महत्या कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ना तो सहारा इंडिया की तरफ से बोल रहा हूं, ना ही मैं सेबी की तरफ से बोल रहा हूं। मैं केवल और केवल जमाकर्ता एवं कार्यकर्ताओं की ओर से बोल रहा हूं। मैं जो भी जानकारी आपके सामने रखने वाला हूं वे लोगों से बातचीत करने के बाद और रिसर्च करने के बाद ही आपके सामने रख रहा हूं। अब कुछ अहम बातें जान लेते हैं। सेबी ने सहारा से 24,700 करोड़ रुपयों की मांग की थी, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपयों से अधिक रुपए सहारा ने सेबी सहारा अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर कार्यकर्ता यह बात जानते होंगे कि उस 22,000 करोड़ रुपयों में से सेबी ने अभी तक केवल 106 करोड़ रुपए का भुगतान ही निवेशकों को दिया है। वास्तव में सेबी ने पूरे देश भर में 150 अखबारों के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित किया था कि वे आकर अपना भुगतान ले जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी सेबी केवल 107 करोड़ रुपयों का भुगतान ही वापस लौटा पाई है। बाकी का भुगतान लेने कोई निवेशक आए ही नहीं। एक बात यह कही जाती है कि बाकी का भुगतान लेने कोई निवेशक आए ही नहीं क्योंकि ऐसे कोई निवेशक थे ही नहीं जिन्हें उनका भुगतान नहीं मिला। और एक बात यह आती है कि अगर केवल 107 करोड़ रुपए का ही भुगतान सेबी ने किया है तो सहारा के जमाकर्ता और सहारा के कार्यकर्ता जो इतनी मुश्किल में हैं, जो इतनी समस्या में हैं कि या तो वे उन्हें पलायन करना पड़ेगा
या कुछ तो आत्महत्या तक कर चुके हैं और कुछ के लिए ऐसी स्थिति आने वाले समय में बन सकती है, तो सेबी ये पैसा क्यों दबाए बैठी है और जमाकर्ताओं को भुगतान क्यों नहीं करती है? सहारा समूह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सेबी 106 करोड़ रुपए का भुगतान ही वापस निवेशकों को लौटा पाई है। उससे अधिक इसलिए नहीं लौटा पाई क्योंकि सहारा ने पहले ही निवेशकों को भुगतान कर दिया था। सहारा समूह का यह कहना है कि यह दोहरे भुगतान का एक केस है, जिसमें सहारा से दोबारा निवेशकों को जबरदस्ती भुगतान करवाया जा रहा है। अब आप लोग एक बार को मान लीजिए कि सहारा यह केस जीत जाती है। अगर ऐसा होता है तो सेबी को सहारा सेबी अकाउंट में जितने भी पैसे जमा हैं वह सारे के सारे सहारा को लौटाने पड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो सेबी की छवि काफी ज्यादा खराब हो जाएगी और सिर्फ इसीलिए सेबी की दलीलों को प्राथमिकता दी जाती है। अगर ऐसा सचमुच में है और सिर्फ इसी कारण की वजह से लाखों करोड़ लोगों के जीवन के साथ खेला जा रहा है, उनके सम्मान के साथ खेला जा रहा है, तो आने वाले समय में हमारे देश की आम जनता न्याय के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं कि क्या सेबी और माननीय सुप्रीम कोर्ट को सहारा के जमाकर्ताओं की और सहारा के कार्यकर्ताओं की कोई चिंता है भी या नहीं। अभी हाल ही में सेबी ने सहारा से 62,000 करोड़ रुपयों की मांग की है। इस मांग से यह साफ पता चल जाता है कि सेबी को सहारा के जमाकर्ताओं की और सहारा के कार्यकर्ताओं की कोई भी चिंता नहीं है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी सहारा के कार्यकर्ताओं की या फिर सहारा के जमाकर्ताओं की कोई भी चिंता हो, ऐसा अभी तक तो प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयों पर अगर ध्यान दिया जाए, जिसमें कि उन्होंने सहारा को 15% ब्याज के साथ पैसे वापस करने को कहा था। अब आप लोग ही बताइए कि आज के समय में इस दुनिया में ऐसा कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि 15% ब्याज दे रहा हो, और सहारा की इस मुश्किल घड़ी में इस प्रकार का निर्णय कहां तक सही है? आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सहारा का पक्ष लेते हुए बातों को रख रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को बनाने के लिए जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की और उस रिसर्च में मुझे जो कुछ भी पता चला, मैंने जिन भी लोगों से बातें की, उन बातों से मुझे जो कुछ भी पता चला, इस वीडियो में मैंने वही सारी जानकारी आप लोगों के सामने रखी है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सहारा पूरी तरह से सही है। मेरी सेबी और माननीय सुप्रीम कोर्ट से केवल एक ही शिकायत है कि वे जमाकर्ताओं के बारे में और कार्यकर्ताओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, और जितने भी निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक लिए हैं उसके कारण जमाकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं का बुरा ही हुआ है। अब हम लोग कुछ बातें सहारा इंडिया परिवार के बारे में जान लेते हैं। सहारा इंडिया परिवार विश्व का दूसरा सबसे विशालतम परिवार रहा है। भारत में रेलवेज के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाली संस्था सहारा इंडिया परिवार ही रही है। अब ऐसे में एक ऐसी संस्था जो कि इतने बड़े पैमाने पर देश में लोगों को रोजगार देती है, अगर बंद हो जाती है तो क्या वे कार्यकर्ता आत्मनिर्भर बन सकेंगे? जी नहीं, वे सभी कार्यकर्ता और कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे और इससे सिर्फ बेरोजगारी ही बढ़नी है। अब बात आती है जिम्मेदारी की। इस केस की वजह से सहारा के जिन भी कार्यकर्ताओं को अपमान सहना पड़ा, उनके खिलाफ पुलिस स्टेशनों में रिपोर्टें दर्ज हुई। उनके वे जमाकर्ता जिनके उनसे काफी अच्छे संबंध थे, उनसे मतभेद हो गए। कुछ कार्यकर्ताओं को जिन्हें पलायन करना पड़ा, यहां तक कि जिन कार्यकर्ताओं को अपनी जान तक देनी पड़ी, जिन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ी, इस सब की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?
क्या इस सब की जिम्मेदारी सेबी लेगी या इस सब की जिम्मेदारी माननीय सुप्रीम कोर्ट लेगी? सेबी के पदाधिकारी अपने अहंकार के मद में इतने चूर हैं कि उन्हें सहारा के 12 लाख कार्यकर्ताओं का भी ख्याल नहीं रहा। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो पिछले 20 साल, पिछले 30 साल या उससे भी अधिक वर्षों से सहारा में कार्यरत हैं। आज सिर्फ सेबी की वजह से उनका जीवन और उनका सम्मान सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। मेरा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यरत हैं, उनसे यह निवेदन है कि इस केस की वजह से सहारा के जो भी लोग, जो भी कार्यकर्ता और जमाकर्ता प्रताड़ित हैं, आप उन्हें इस दुविधा से निकालें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ केसेस में एक पर्सन इन्वॉल्व होता है, कुछ केसेस में 2, कुछ केसेस में 5 या कुछ केसेस में इससे भी अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इस केस में लाखों करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं और कई सालों से प्रताड़ित हुए जा रहे हैं। आप अपने स्तर से इस केस की जांच कराएं, जो गलत है उसे सजा दे, लेकिन सहारा के कार्यकर्ताओं को और जमाकर्ताओं को इस दुविधा से निकालकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। अंततः बस यही कहना चाहता हूं, इस केस में जो भी दोषी पाया जाए, यदि सहारा गलत है तो सहारा को दंड अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन सहारा के जो कार्यकर्ता हैं और जो जमाकर्ता हैं, उन्हें किसी भी निर्णय या कार्यवाही की वजह से किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना ना झेलनी पड़े। और साथ ही मैं यह संदेश सभी जमाकर्ताओं को देना चाहता हूं कि जिन्हें भुगतान नहीं मिल पा रहा है, इस सब में सहारा के किसी भी कार्यकर्ता की कोई भूल नहीं है। सहारा के कार्यकर्ता स्वयं पिछले कई सालों से आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी, प्रताड़ना झेलते हुए भी आपके सवालों का जवाब देने के लिए सदैव आपके समक्ष खड़े रहते हैं। उनका आप लोग सम्मान कीजिए। इसमें सहारा के कार्यकर्ताओं का ना तो कोई हाथ है, ना ही उनकी कोई भूल है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।